दोस्तों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक राजकुमार को बंदरियां से विवाह करना पड़ा। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। किसी समय की बात है, एक राज्य था जहां एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा का 3 पुत्र था जो देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। जब भी राजा अपने पुत्र को देखता, उसके मन में यही विचार आता कि उसके बेटे के लिए एक राजकुमारी भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री, पंडित और दरबारियों से इस विषय में चर्चा की और पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि वे राजकुमार के लिए एक अनुपम सुंदर राजकुमारी की खोज करें। आसपास के कई राज्यों में खोजबीन की गई, लेकिन राजा को कोई भी ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो उसके राजकुमार के योग्य हो। यह सोचकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा कि आखिर उसके पुत्र का विवाह किससे होगा। लेकिन फिर ऐसी एक घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक सन्यासी का आगमन हुआ। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही सन्यासी की दृष्टि राजा के चेहरे पर पड़ी, उन्होंने तुरंत भांप लिया कि राजा किसी गहरी चिंता में हैं। सन्यासी ने पूछा, राजन, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही हैं। क्या कोई समस्या है जो आपको व्याकुल किए हुए है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे 3 पुत्र हैं और मैं उनके विवाह को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए राजकुमारियों का चुनाव बहुत ही सुंदर और गुणवान हो। मैंने पूरे राज्य और आसपास के क्षेत्रों में संदेश भिजवाया, लेकिन मुझे कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली जो मेरे पुत्रों के योग्य हो। यही मेरी चिंता का कारण है। राजा की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से 3 धनुष बाण निकाले और राजा को देते हुए बोले, राजन, इन धनुष बाणों को अपने तीनों पुत्रों में बांट दो और उनसे कहो कि वे राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर अलग अलग दिशाओं में बाण चलाएं। जहां भी उनका बाण गिरे, वहीं की कन्या से उनका विवाह तय कर दिया जाए। यह विधि ही तुम्हारी चिंता का समाधान करेगी। राजा को यह सलाह अजीब तो लगी, लेकिन सन्यासी के तेजस्वी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। राजा ने सन्यासी की बात मान ली और तीनों धनुष बाण अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद सन्यासी वहां से विदा हो गए। राजा ने तुरंत अपने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और उन्हें सन्यासी की सलाह के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें इन धनुष बाणों का उपयोग कर अलग अलग दिशाओं में निशाना लगाना होगा। जहां भी तुम्हारा बाण गिरेगा, वहीं से तुम्हारा विवाह तय होगा। राजा के आदेश के अनुसार तीनों राजकुमारों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए और अलग अलग दिशाओं में संधान किया। पहले राजकुमार ने बाण चलाया और वह एक भव्य महल में जाकर गिरा। संयोग से वह महल एक अन्य राजा का था और वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। दूसरे राजकुमार ने बाण छोड़ा और वह एक गरीब के घर जाकर गिरा। वहां एक अत्यंत सुंदर, सरल और गुणवान कन्या रहती थी। तीसरे राजकुमार ने जैसे ही बाण चलाया, वह अत्यंत तीव्र गति से जंगल की ओर चला गया और घने वृक्षों के बीच कहीं गिरा। राजा ने पहले राजकुमार के बाण की दिशा में जाकर उस राजमहल को खोजा। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करना चाहता हूं। दूसरे राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने की सहमति दे दी। इसके बाद राजा अपने दूसरे पुत्र के बाण को खोजते हुए उस गरीब व्यक्ति के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री मेरे बेटे की पत्नी बने। गरीब व्यक्ति यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा के सामने सबसे बड़ा रहस्य था। तीसरे राजकुमार का बाण जंगल में कहाँ गिरा था और वहां कौन रहता था? राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में अपने सबसे छोटे बेटे के बाण को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बाण कहीं नहीं मिला। थक हार कर राजा वापस महल लौट आए। इधर छोटा राजकुमार भी बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था, मेरे दोनों भाइयों के बाण मिल गए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन मेरी क्या गलती थी कि मेरा बाण अब तक नहीं मिला? दरअसल उसका बाण किसी नगर या गांव में नहीं गिरा था, बल्कि जंगल के भीतर एक घने वृक्ष पर लटक गया था। यही कारण था कि राजा और उनके सैनिक उसे खोज नहीं सके। राजा ने हार मानकर खोज बंद कर दी, लेकिन छोटा राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने बाण की तलाश करेगा और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं विवाह करेगा जहां उसका बाण गिरा होगा। राजकुमार ने अकेले ही कई गांवों और नगरों में बाण की खोज की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार वह जंगल की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बाण यहीं गिरा होगा। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद उसने अपना बाण एक घने वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। आखिरकार मेरा बाण मिल गया, राजकुमार ने खुशी से कहा। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, अब इस स्थान पर किस कन्या से विवाह करूं? उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर बैठी एक बंदरिया पर पड़ी। यह देखकर राजकुमार हक्का बक्का रह गया। क्या मुझे इस बंदरिया से विवाह करना होगा? यह विचार ही उसके लिए भयावह था, लेकिन उसे पिता की आज्ञा का पालन करना था। उसने शपथ ली थी कि जहां उसका बाण गिरेगा, वहीं की कन्या से विवाह करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता
तो यह उसके पिता की अवहेलना होती। अपने पिता की आज्ञा का सम्मान रखते हुए राजकुमार ने उसी जंगल में बंदरियां से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह बंदरियां को लेकर अपने राजमहल लौटा। राजा ने अपने तीनों बेटों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। छोटा राजकुमार भी अपने महल में बंदरियां के साथ रहने लगा, लेकिन उसका मन अशांत था। अगले दिन वह अपने पिता से मिला और झूठ बोल दिया। पिताजी, मैंने बहुत ही सुंदर कन्या से विवाह किया है। मेरा बाण सही स्थान पर गिरा था और मैंने आपके आदेश का पालन किया। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अब मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। मेरे तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका है। समय बीतने लगा। बड़े दोनों राजकुमार अपनी अपनी सुंदर रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन छोटा राजकुमार हर दिन अपने महल में जाता और जैसे ही बंदरियां को देखता उसका गुस्सा बढ़ जाता। वह सोचता, पिता की आज्ञा के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, लेकिन अगर किसी को यह सच पता चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पिता का अपमान होगा। यही कारण था कि उसने किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी कोई सुंदर राजकुमारी नहीं बल्कि एक बंदरियां थी। राजा ने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरी तीनों बहुएं कितनी गुणवान हैं। उनके हुनर को परखने के लिए मैं एक परीक्षा रख रहा हूं। इसके बाद राजा ने 3 बोरियां धान मंगवाईं। पहली बोरी उन्होंने सबसे बड़े बेटे को दी और कहा, इसे अपनी पत्नी को दो और कहो कि सुबह तक धान से चावल अलग कर दे। दूसरी बोरी मंझले बेटे को दी और वहीं आदेश दोहराया। तीसरी बोरी उन्होंने सबसे छोटे बेटे को दी, जिसकी शादी बंदरियां से हुई थी। सुबह तक देखता हूं कि कौन सी बहू सबसे अधिक योग्य साबित होती है, राजा ने कहा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी बोरियां लेकर अपने महलों में पहुंचे। बड़ा राजकुमार बोरी अपनी पत्नी के पास ले गया और बोला, मेरी पिताजी तुम तीनों की दक्षता लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यह चावल की बोरी भिजवाई है। कल सुबह तक तुम्हें इस धान से चावल निकालने हैं। राजकुमारी ने घृणा से कहा, मैं एक राजा की बेटी हूं, मैं यह काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पिता को चावल चाहिए तो तुम जाकर यह बोरी उनके सामने पटक दो। उसने रात भर बोर को वैसे ही रखा और सो गई। मंझले राजकुमार की पत्नी मेहनती थी। उसने पूरी रात मेहनत की, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में चावल छांटना असंभव था। वह थककर चूर हो गई और सो गई। छोटा राजकुमार अपनी बोरी उठाकर अपने महल पहुंचा। उसने बोरी बंदरियां के सामने रखी और गुस्से से कहा, देख, मेरे पिता का आदेश है कि सुबह तक इसमें से चावल अलग होने चाहिए, लेकिन तू एक बंदरियां है, यह काम कैसे करेगी? यह कहते हुए छोटा राजकुमार था, वह बड़े चिंता के साथ अपने महल में बैठ गया। तब बंदरियां ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, बस चैन से सो जाइए, सब हो जाएगा। राजकुमार झुंझलाकर सोने चला गया, यह सोचते हुए कि यह बंदरियां भला क्या कर पाएगी। रात के 12 बजते ही बंदरियां ने अपनी असली पहचान दिखाई। वह एक दिव्य सुंदर स्त्री में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके लंबे घुंघराले बाल थे और उसका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। उसने अपने जादुई स्पर्श से पलक झपकते ही सारा धान साफ कर दिया और चावल अलग कर दिए। फिर वह वापस बंदरियां का रूप लेकर सो गई। सुबह होते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से धान की बोरी लौटाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया, वह यह काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मंझले राजकुमार ने धान की बोरी लौटाते हुए कहा, मेरी पत्नी ने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। छोटा राजकुमार बुझे मन से अपनी बोरी लेकर महल पहुंचा। उसने सोचा, बंदरियां ने तो कुछ नहीं किया होगा, इसीलिए मैं यह बोरी अपने पिताजी को धान की जो है वह लौटा देता हूं। लेकिन जैसे ही राजा ने छोटे राजकुमार की बोरी खोली, वह अचंभित रह गए। अरे, ये तो एकदम साफ चावल है। राजा ने खुशी से कहा, मेरी सबसे छोटी बहू सबसे अधिक गुणवान है। छोटे राजकुमार के मन में एक सवाल उठा, यह बंदरिया यह सब कैसे कर सकती है? क्या इसने किसी दासी से यह काम करवाया? लेकिन यह सच्चाई थी कि बंदरिया कोई साधारण जीव नहीं थी। उसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। राजा अपनी सबसे छोटी बहू की परीक्षा से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वे यह देखना चाहते थे कि कौन सी बहू सबसे अधिक कुशल और निपुण है। इस बार उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को कपड़ा सिलने की परीक्षा दी। राजा ने रेशमी कपड़ों के 3 थान मंगवाए और अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कौन सी बहू सबसे सुंदर पोशाक बना सकती है। राजा ने पहला रेशमी कपड़ा सबसे बड़े बेटे को दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को दो और कहो कि मेरे लिए इससे सुंदर वस्त्र सिलकर तैयार करे। दूसरा रेशमी कपड़ा मंझले बेटे को दिया और वहीं आदेश दिया। तीसरा कपड़ा सबसे छोटे बेटे को दिया, जिसकी शादी बंदरियां से हुई थी। तीनों राजकुमार अपने अपने महलों में पहुंचे। बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी को कपड़ा देते हुए कहा, यह लो, पिताजी ने कहा है कि इससे सुंदर पोशाक सिलनी है। राजकुमारी हंसकर बोली, मैं एक राजा की बेटी हूं, मैं सुई धागा क्यों पकड़ूं? मैं कोई दर्जिन नहीं हूं। तुम यह कपड़ा ले जाओ और अपने पिताजी को कह दो कि वे खुद जाकर दर्जी से सिलवा लें। बड़ा राजकुमार निराश हो गया। मंझले राजकुमार की पत्नी मेहनती थी। उसने कोशिश की, लेकिन वह सिलाई में बहुत अच्छी नहीं थी।
उसने जैसे तैसे पोशाक तैयार की, लेकिन वह बहुत साधारण लग रही थी। परंतु दोस्तों, यहाँ पर जो मंझली बहू थी वह प्रयास जरूर करती थी। छोटा राजकुमार अपने महल पहुंचा और चुपचाप बंदरियां के सामने कपड़ा रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा और निराश होकर बैठ गया। दोस्तों, राजकुमार को यह बात पता नहीं थी कि वह जो बंदरियां है वह सच में बंदरियां नहीं थी, वह एक सुंदर कन्या थी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद वह दिव्या कन्या के रूप में बदल जाया करती थी। इसके पीछे दोस्तों एक गहरा राज छिपा था, जो आपको आगे कहानी में पता चलेगी। फिर अपने पति को उदास देख बंदरियां ने धीरे से पूछा, स्वामी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजकुमार ने झुंझला कर कहा, तू बंदरियां है, कपड़ा सिलना तेरे बस की बात नहीं। तू यह काम कैसे कर सकती है? तूने कैसे करके चावल दसियों से अलग करवा लिए? लेकिन सच्चाई तो मुझे पता है कि तू बंदरियां है, और मैं ये बात किसी को बात नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों की पोल खुल जाएगी। लेकिन बंदरियां के बार बार पूछने पर राजकुमार ने कहा कि अब की बार हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने यह आदेश दिया है कि हमारे तीनों बहू से हमारे लिए एक सुंदर पोशाक सिलवा कर ले आओ। बंदरियां मुस्कुराई और बोली, स्वामी आप निश्चिंत रहें, सुबह तक पोशाक तैयार होगी, बस आप सो जाइए। राजकुमार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुपचाप सो गया। रात के 12 बजते ही वही चमत्कार दोबारा हुआ। बंदरियां फिर से एक अद्भुत सुंदर स्त्री में बदल गई। उसने मखमली सुनहरे धागों से राजा के लिए एक इतनी सुंदर पोशाक तैयार की जैसी पूरे राज्य में किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसने उस पोशाक पर मोतियों और रत्नों की कढ़ाई भी की। सुबह होने से पहले वह वापस बंदरियां का रूप लेकर बैठ गई। सुबह होते ही बड़े राजकुमार ने अपने पिता से कहा, मेरी पत्नी ने कहा कि वह कोई दर्जन नहीं है, मैं एक बड़ी राजकुमारी हूँ और मैं यह छोटे मोटे काम नहीं करूँगी। उसने कुछ भी नहीं बनाया। मंझले राजकुमार ने एक साधारण सी पोशाक दी और कहा, मेरी पत्नी ने कोशिश की, लेकिन यह ज्यादा सुंदर नहीं बनी। इसके बाद सबसे छोटे बेटे ने अपना थैला अपने पिताजी को दिया। जब राजा ने छोटे बेटे का थैला खोला और उसमें रखे कपड़े की सुंदरता देखी तो वह हैरान रह गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भरे दरबार में अपनी छोटी बहू की खूब तारीफ करने लगा। राजा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं किया, वह बहुत आलसी है, लेकिन मेरी मंझली बहू ने कम से कम प्रयास तो किया। पर जो सबसे सुंदर रत्नों से जड़ी पोशाक बनी है वह हमारी छोटी बहू ने तैयार की है। यह सुनकर पूरा दरबार अचंभित रह गया, लेकिन सबसे अधिक हैरानी छोटे राजकुमार को हुई। उसके मन में यह विचार उठने लगा, मेरी पत्नी तो एक बंदरियां है, फिर उसने इतना सुंदर पोशाक इतनी जल्दी कैसे बनाई? यह बात उसके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। अब राजकुमार के मन में शंका जन्म लेने लगी, आखिर यह अद्भुत काम करता कौन है? उसने बहुत प्रयास किया यह जानने के लिए कि उसके घर में कौन आता जाता है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। आखिरकार राजकुमार ने निश्चय किया कि अब वह अपनी माँ को यह सच्चाई बताएगा। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैंने आज तक एक बहुत बड़ा राज छुपाया है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसने आगे कहा, मेरी शादी किसी सुंदर कन्या से नहीं बल्कि एक बंदरियां से हुई है। पिताजी ने आदेश दिया था कि जहाँ तीर गिरेगा वहीं मेरा विवाह होगा, और इस कारण मेरा विवाह एक बंदरियां से हुआ। लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं वे अविश्वसनीय हैं। कोई रहस्यमय शक्ति मेरे सामने परीक्षाएं रख रही है और उन परीक्षाओं का परिणाम मेरी सोच से परे है। राजकुमार की माँ यह सुनकर चकित रह गई। अब राजकुमार ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। आखिर कौन था जो छिपकर यह असंभव कार्य कर रहा था? राजकुमार अपनी माँ से सारी बातें करते हुए कहता है, माँ, यह काम सिर्फ बंदरियां के बस की बात नहीं हो सकती। मुझे जानना है कि मेरे महल में मेरी उपस्थिति में आखिर कौन आता है जो यह सब काम करता है। जब राजकुमार की माँ यह बातें सुनती हैं तो वह कहती हैं, बेटा चिंता मत कर, जो भी जानकारी है मैं ज़रूर पता कर लूँगी कि तुम्हारे महल में कौन आता है और यह सब काम कौन करता है। राजकुमार अपनी माँ से यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। इधर रानी अपने पति राजा के पास जाती है और यह सारी बातें बताती है जो उसने छोटे राजकुमार से सुनी थी। राजा यह सुनकर बहुत चकित हो जाता है। वह भी सोचने लगता है, इतना सुंदर काम और इतनी सटीकता से कोई महिला कैसे कर सकती है? राजा और रानी दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि इस रहस्य को कैसे हल किया जाए। वे दोनों भी इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता कर पाए। फिर रानी राजा को एक विचार बताती है। वह कहती है, महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है, इससे हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। कल हम तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे और यह रस्म पूरे भरे दरबार में होगी। जब छोटे बेटे की पत्नी दरबार में आएगी तो अगर वह बंदरियां हैं तो सब कुछ खुल जाएगा। राजा को यह विचार पसंद आता है और उसने पूरे दरबार में यह आदेश जारी किया कि कल तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होगी। सभी को इस रस्म में शामिल होने के लिए तैयार होने को कहा गया। अब राजा के दरबारी राजा के तीनों बेटों के महल में जाते हैं और यह सूचना तीनों बेटों को देते हैं। वे दरबारी से सुनते हैं कि कल उनकी पत्नियों की मुंह दिखाई की रस्म दरबार में होगी। जब दरबारी वापस जाता है तो छोटा राजकुमार गहरी चिंता में डूब जाता है। वह सोचता है, अब तक मेरा राज छिपा हुआ था,
मैंने सिर्फ अपनी माँ से यह बात शेयर की थी, लेकिन अब कल मेरे पूरे राज का खुलासा होगा कि मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है। पूरे राज्य को अब इस बात का पता चल जाएगा। पलंग पर बैठे हुए राजकुमार गहरी चिंता में डूबे हुए थे। तभी बंदरिया उन्हें देखकर पास आई और कहा, स्वामी, आज फिर से आपके चेहरे पर इतनी चिंता के भाव क्यों हैं? ऐसा लगता है कि आज आप छोटे मोटे संकट में नहीं, बल्कि बहुत बड़े संकट में फंसे हैं। बताइए, क्या बात है? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जानती है कि मैंने अब तक यह राज सभी से छुपा रखा था, लेकिन अब वो राज सबके सामने आ जाएगा। मेरी शादी के बारे में जो राज था वो अब खुलने वाला है। मेरे पिता की बदनामी कल पूरे दरबार में होने वाली है। मेरे पिताजी जो राजा हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि कल उनके तीनों बहुओं की मुंह दिखाई होगी। मेरे दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दरबार में आ जाएंगे, लेकिन मुझे तुझे लेकर कैसे आना होगा? तुम तो एक बंदरिया हो। बंदरिया ने राजकुमार की बातों को सुनकर हंसी और बोली, स्वामी, आप बिल्कुल घबराइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है। राजकुमार चौंकते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? घबराने वाली बात तो यही है। बंदरिया ने उसे समझाते हुए कहा, आप बस अपने पिताजी से यह कहिए कि उनके बड़े बेटे की बहुओं की रस्म दिन में हो, लेकिन आपकी और मेरी मुंह दिखाई रात के 12 बजे के बाद हो। राजकुमार ने बंदरिया की बात मानी और वह राजा के पास गए। उन्होंने सारी बात राजा से कह दी। राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन दरबार सज गया। चारों ओर धूमधाम और शहनाइयाँ बज रही थीं। राजा के दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दरबार में पहुंचे और मुंह दिखाई की रस्म में शामिल हुए। दरबार में सबकी नज़रें छोटी बहू की ओर लगी थीं, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि कब रात के 12 बजे छोटे राजकुमार और उसकी पत्नी आएंगे। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ, बंदरिया ने अपने पति से कहा, आप पहले अपने पिता के पास जाइए, मैं पीछे पीछे आऊँगी। राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचे और जैसे ही रात के 12:05 वह बंदरिया जो पहले एक बंदर के रूप में थी, अचानक एक सुंदर परी के रूप में प्रकट हुई। भरे दरबार में जब मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है तो सभी दरबारी, राजा और रानी राजकुमार की पत्नी को देखकर चकित रह जाते हैं। वह बहुत दिव्य और तेजस्वी दिखाई दे रही थी। दरबारी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता किसी ने पहले नहीं देखी थी। राजकुमार भी हैरान था। उसके मन में यह सवाल उठता है, ये तो वही बंदरियां थीं, तो यह इतनी सुंदर कैसे हो गई? दूसरी ओर राजकुमार ने सोचा कि अगर बंदरियां किसी दूसरे रूप में आ गई है तो वह जरूर महल में होगी। वह दौड़ते हुए महल की ओर जाता है और हर जगह तलाश करता है, लेकिन बंदरियां कहीं नहीं दिखती। जब वह पलंग पर पहुंचता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं। वहां बंदरियां की मोटी खाल पड़ी हुई थी। राजकुमार यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, यह कोई मामूली बंदरियां नहीं थी, यह तो स्वर्ग की कोई अप्सरा या परी हो सकती है। वह फिर मन में तय करता है, अब इस खाल को जला दूंगा ताकि यह बंदरियां फिर से बंदरियां न बने। राजकुमार ने खाल को जला दिया और जैसे ही खाल जलने लगी, दरबार में वही परी जो राजकुमार की पत्नी बनकर आई थी भी जलने लगी। यह देख राजा और रानी, साथ ही सभी दरबारी घबरा जाते हैं। खाल जलकर राख हो गई और राजकुमार की पत्नी भी राख में बदल गई। राजकुमार दौड़ते हुए दरबार में पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी को राख में तब्दील पाकर बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है, मैंने अपनी पत्नी को खुद ही मार डाला। इसी समय दरबार में एक चमत्कार होता है। वही समझदार सन्यासी जिसने राजा को पहले 3 बाण दिए थे, फिर से दरबार में आ जाता है। राजा उसे देखकर खुश हो जाता है और दुखी मन से सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजा सन्यासी से सारी कहानी बताता है। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहता है, राजन, घबराइए मत, कुछ समय बाद आपकी बहू फिर से आपके सामने होगी। सन्यासी बताते हैं, यह बंदरियां पहले एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। मैं जिस जगह जंगल में तपस्या करता था, वहां यह अप्सरा अपनी सहेलियों के साथ बहुत उपद्रव मचाया करती थी। राजकुमार, राजा और रानी सभी सन्यासी के शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और यह जानने का इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा। सन्यासी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह अप्सरा पहले हमारे ध्यान को भंग करती थी और इसके उपद्रव के कारण हमारी तपस्या भी भंग हो गई थी। इस कारण हमने इसे क्रोधित होकर श्राप दिया था कि जैसे एक बंदर उपद्रव मचाता है, वैसे ही तुम भी हमारे तपस्या को उपद्रव मचा के भंग कर रही हो, इसीलिए वैसे ही तुम भी बंदरियां बन जाओ। सन्यासी ने आगे बताया, इसके बाद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यह हमारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। हमारी दया जागी और मैंने इसे वरदान दिया। मैंने कहा, आज से तू इस वृक्ष पर रहेगी। आधी रात के समय यानी 12 बजे के बाद तू अपनी असली रूप में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही दिन होगा तू फिर से बंदरियां बन जाएगी। और जो भी राजकुमार तुझसे शादी करेगा, अगर उसकी नज़र तेरी खाल पर पड़ेगी और वह खाल को जलाकर नष्ट कर देगा, तो तू जलकर भस्म हो जाएगी। उस दिन से तू अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। फिर कुछ क्षणों के पश्चात तू अपने असल रूप में आ जाएगी। सन्यासी की बात खत्म होने के बाद कुछ ही देर में वह सुंदर स्त्री के रूप में दरबार में प्रकट हो जाती है। राजकुमार खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। इस तरह वह बंदरियां अपने श्राप से मुक्त होकर
अपनी असली